सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इंटरनेशनल एक रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की और दोनों तरफ से दावे अपने अपने हैं। ऑपोजिशन कह रही है कि देखिए कि कितनी ज़्यादा करप्शन पाकिस्तान में बढ़ गई है और इमरान खान जो करप्शन के खात्मे का नारा लेकर आए थे उन्हीं के दौर में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ट्विटर पर ये ट्रेंड भी कर रहा है, सोशल मीडिया पर भी बात हो रही है कि इमरान खान का करप्ट पाकिस्तान, ये बातें हो रही हैं। जबकि इमरान खान साहब ने इसका खैर मकदम किया है इस रिपोर्ट का और कहा जा रहा है कि 2017-18 के जो साल थे यानी 2 साल पहले की जो परसेप्शन थी या उस वक्त जो डाटा था उसके मुताबिक ये रिपोर्ट तैयार की गई है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को एक और इम्तिहान का सामना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तहरीके अदम एतमाद लाने के लिए, इमरान खान साहब को निकालने के लिए, वजारत उज़्मा से हटाने के लिए हिकमत अमली मुरतब भी कर ली गई है। और बुज़दार सरकार जो है वो भी मुश्किलात पैदा कर रही है। कुछ लोग उनसे नाराज़ हैं, सेनेट के इलेक्शन सर पर हैं और कुछ MPA बुज़दार साहब से मिल भी रहे हैं नून लीग के, लेकिन दूसरी तरफ अपने तहरीक इंसाफ के कुछ MPAs ऐसे हैं जो नाराज़ हैं और बकौल उनके कि बुज़दार साहब के भाई या रिश्तेदार जो हैं उन्होंने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है और जो खोखर बरादरान यहाँ लाहौर में कर रहे हैं वो तौंसा में या दीगर जनूबी पंजाब के इलाकों में बुज़दार ख़ानदान कर रहा है या उस्मान बुज़दार के रिश्तेदार कर रहे हैं। अब ये एक और मसला खड़ा हो चुका है, इस सब पर हम बात करेंगे। और ब्रॉड शीट का मामला दब नहीं रहा। जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद साहब का नाम आते ही नून लीग इतनी ज़्यादा परेशान, खौफजदा और नई से नई धमकियाँ सामने आ रही हैं। और माजी में तो मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत पसंद होते थे, ये भी हम आपको बताएंगे कि शेख अजमत सईद साहब बहुत पसंद थे क्योंकि बहुत लायक थे। और आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ जब केसेस चल रहे थे उस वक्त क्या सूरत हाल थी, इन सब पर बात करेंगे। मेरे साथ असद खरल साहब, बाबा डोगर साहब मौजूद हैं। असद खरल साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ गई। अब रिपोर्ट तो ये कहती है कि अगर हम 2019 में देखें तो पाकिस्तान 120वें नंबर पर था। उसके बाद 2018 में जाएँ तो 117 नंबर था, यानी 2018 में 117, उसके बाद अगले साल और नीचे गिरा, 120 पर आ गया और अब माशाल्लाह से 180 मुल्कों का अगर मुवाजना किया जाए तो 124 पर आ गया है। लेकिन कहा यह जा रहा है, शहबाज गिल साहब भी कह रहे हैं, वज़ीर आज़म को भी कोट किया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि ये जब उर्दू तर्जुमा आएगा तो फिर अपोजिशन को पता लगेगा। अभी अपोजिशन खुश है कि देखें जी ये तो करप्शन बढ़ गई है इमरान खान के होते हुए। देखिए, वज़ीर आज़म ने जिस बुनियाद पर बात की है उन्होंने ये कहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये जो रिपोर्ट जारी की है इसमें अदादो शुमार जो है वो 2017 और 18 जो है उसके अदादो, इसलिए उन्होंने कहा है कि उर्दू का अगर तर्जमा आएगा उनको समझ आ जाएगी। मामला ये है कि 2017-18 में जब ये 170वें नंबर पे था करप्शन में पाकिस्तान और 18 में जिस तरह बताया आपने 120 पे था, 19 में 120 में था और 18 में 117। हाँ जी, और अब जाके उसका रैंक जो है उसमें 124, यानी 4 मजीद जो करप्शन के हवाले से इंडिकेटर जो है उसमें यानी इजाफा हुआ है करप्शन के हवाले से। यानी 17 में उसको कम गिनेंगे, 20 उससे ज़्यादा और 24 उससे ज़्यादा, टोटल 180 यानी 80 ममालिक है और हम 124वें नंबर पे हैं। यानी करप्शन फ्री जो कंट्री है उस हवाले से ये उल्ट उसका बन रहा है। यानी हमारा जो शुमार है ना, यानी जो करप्शन के खात्मे के हवाले से 2 में उससे कम, तीसरे में उससे नहीं, ये उस तरह नहीं है। ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये उसके उल्ट है। यानी 117 नंबर पे अगर हम थे तो इसका मतलब है हम बेहतर थे कुछ। 120 पे हम आए हैं तो उससे मजीद बदतर हो गए, 124 पे आए हैं तो मजीद बदतर हो गया हमारा। तो यानी आखिरी जो बेंचेस उस तरफ पस्ती की तरफ जा रहे हैं। तो मामला ये है कि जो मौजूदा हुकूमत का जो स्लोगन या दावा है इस हवाले से नून लीग इसको हद पे तनकीद का निशाना बना रही कि देखिए जनाब, ये तो हम कह रहे थे ये नया पाकिस्तान है और ये करप्शन में इजाफा हो गया है और ये रिपोर्ट जो है वो तो बता रही है। अब मामला ये है कि वो रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि 368 अरब गालबन जो है 2 साल के अंदर नैब ने। अच्छा, आपको क्या लगता है बहुत सारे लोग जो ताकतवर हैं, चले इस पर ये तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। बाबर साहब, आपको क्या लगता है इन 2.5 सालों में करप्शन कम हुई है, बढ़ी है? देखिए उसामा साहब, करप्शन को जांचना है तो इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। आप अपने थाने में चले जाएं, आप पटवारी के पास चले जाएं, आप हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, वहाँ से आपको गेज हो जाएगा करप्शन हो रही है या नहीं हो रही, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह की है।
हो रही है करप्शन तो हो रही है। उसामा साहब आप हम तीनों इसी सोसाइटी में रहते हैं कि हम कोई मार्च से या खला से तो नहीं आए। क्या आप थाने जाते हैं, क्या आप कचहरी जाते हैं, क्या आप किसी दफ्तर में जाते हैं? पिछले मैं 2.5 साल का आपसे पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि करप्शन खत्म हो गई है? बगैर किसी पैसे दिए आपका काम हो जाता है? नहीं। तो यही इंडेक्स है सर। लेकिन यहाँ पे मैं ये तो पहले से था, ये तो हमेशा से है, या हम उससे ज्यादा नीचे गिर गए हैं, या ये है कि कुछ कमी हुई है? करप्शन है, बड़ी है या कम हुई है आपकी नजर? एक चीज मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान में आज भी करप्ट वो है जो सबसे बेबस और कमजोर है और जो रंगे हाथों पकड़ा गया, वही करप्ट है। ताकतवर आदमी जो है उसको ना पहले कभी किसी ने हाथ डाला था ना आज हाथ डाला है, ये हकीकत है। इसी प्रोग्राम में हम पिछले 2.5 साल से हम भी ये रोला डाल रहे हैं कि जो करप्शन, खान साहब करप्शन, पूरी उनकी गवर्नमेंट जो है उनका एक मोटो है, एक नैरेटिव है कि उन्होंने करप्शन के खिलाफ लड़ना है। लेकिन क्या ये करप्शन सिर्फ अपोजिशन पार्टीज में ही है? क्या ये पुरानी करप्शन ही है जो अब की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अब के डीसीज लग रहे हैं, जो अब कमिश्नर्स लग रहे हैं, जो अब डीपीओज लग रहे हैं, जो अब जो एडमिनिस्ट्रेशन लग रही है, जो अब मिनिस्टर बैठे हुए हैं, क्या वो लोगों की वेलफेयर का काम जो है वो आराम से कर रहे हैं? लोगों को पैसे नहीं देने पड़ते? इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा बाबा साहब, मुझे बताएं, चेंज नहीं हुई, नालों से चीजें चेंज नहीं होनी। असल इशू ये है, मैं उस दिन मानूंगा कि ये गवर्नमेंट करप्शन खत्म करने के लिए सिंसियर है जिस दिन अपराइट ऑनेस्ट बंदे जो हैं वो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे होंगे। अच्छा। जिस दिन कार्टल्स और माफिया जो हैं उन पे हाथ डाला जाएगा। चीनी की कीमत तो ये गवर्नमेंट कम नहीं कर सकी, अरबों रुपया चीनी वाले खा गए, अरबों रुपया पेट्रोल वाले खा गए, ये भी तो करप्शन है ना यार। इसको आप क्या कहेंगे? ये है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, सीपीआई उन्होंने जो बुनियाद बनाई। क्या इमरान खान के दौर से पहले शुगर माफिया नहीं था, पेट्रोलियम माफिया नहीं था, ये गैस माफिया नहीं था, ये आटा माफिया नहीं था? क्या? अच्छा मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, खोखर पैलेस पर आप जनाब जाकर गिराते हैं, किसको नहीं पता अच्छा जी वो गैर कानूनी था, तो मरियम साहबा साथ जाकर खड़ी होती है और कहती है हमारा असासा है, असासे हैं। और आप दूसरी तरफ देखिए जहांगीर तरीन, उनके लिए आज भी बात हो रही है कि जिनको वापस आने दिया जाए। ये तो फर्क आप माने, वरना ये तो पहले से भी हो रहा था, करप्शन पहले भी हो रही थी, अभी हो रही है, मैं कहता हूं। लेकिन आज इंक्वायरी हो रही है, आज रिपोर्टें तैयार हो रही हैं, आज ये बात हो रही है। सर रुक जाएं, आप जज्बाती हो गए हैं। जहांगीर तरीन अगर उन पे करप्शन का चार्ज है तो गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ? सर क्या उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में निकालना काफी है? क्या ये करप्शन का इलाज है? सर कम से कम ये तो नहीं है कि खोखरों की तरह आप साथ जाकर खड़े हो जाएं और कहें जनाब जहांगीर तरीन मेरा आदमी है, खबरदारी किसी ने हाथ लगाया मैं देखता हूं, ये रिपोर्ट बदल दो। आपको एक बात बताऊं, माजी में नहीं हुआ। मरियम उसके घर गई, गलत था। मरियम शरीफ खानदान को खोखर बरादरान पाल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। शरीफ खानदान उसके बदले में खोखर बरादरान की करप्शन पे, उनके कब्जों पे 10 साल से आंखें बंद करके बैठा रहा, बिल्कुल ठीक है। खोखर उनकी जमानतें भर रहे हैं, क्यों भर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि खोखरों ने जो अरबों खरबों रुपया कमाया, उसको जो बैकिंग थी वो शरीफ फैमिली की थी, शरीफ खानदान की थी। तो किस दौर में? शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी का दौर आया, लीग का दौर आया, मसला एक मिनट खोखर पैलेस आज का बना हुआ है, रुक जाए, खोखर पैलेस आज का बना हुआ है, किसने गिराया है, किसने कार्रवाई की है? रुक जाए। नवाज शरीफ के दौर में भी अपोनेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां होती नहीं हैं। जरदारी की करप्शन के जो केसेस थे वो नवाज दौर में हुए थे, ये रिकॉर्ड पर है। ये पीटीआई खुद कहती है कि जरदारी के खिलाफ जो केसेस थे वो नवाज दौर में किए थे। जो सियासी मुखालफिन के खिलाफ जो पर्चे कराने, उनकी करप्शन को ढूंढना, उनको नैब में रेफर करना, ये कोई नई चीज़ पीटीआई नहीं कर रही, ये हर दौर में होता रहा है। वो हुकूमत होगी जो अपने बंदों को पकड़ेगी, जो हर ताकतवर बंदे को पकड़ेगी, मैं उसको मानूंगा कि वो करप्शन के खिलाफ जहाद कर रही है। खरल साहब चले बाबर साहब से भी इस पे कमेंट लेंगे। आप क्या कहते हैं, तानिया द्रोस को इस्तीफा देना पड़ा, वो करप्शन की बुनियाद पे देना पड़ा? उन्होंने एससीसी पे वो एक और पैरेलल उन्होंने बना ली थी कंपनी, वो एक स्कैंडल सामने आया। और क्या वजह थी? मैं उसामा साहब, मैं बोलूंगा तो बड़े बड़े पर्दे बेनकाब कर दूंगा। आज भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक ताकतवर बंदा बैठा हुआ है जिसने रावलपिंडी में 11,000 किनाल जमीन जिसकी मालियत 200 अरब से ऊपर बनती है, उस पर कब्जा किया हुआ है। कोई माइका लाल उससे जगह चुरा के देगा ना तो मैं मानूंगा कि करप्शन के खिलाफ जिहाद हो रहा है, करप्शन के खिलाफ स्टेप्स लिए जा रहे हैं।
सर लाहौर की सरकारी जमीनों पे कब्जे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई मैं कागज दे देता हूँ आपको, मैं आपको सारे कागज आपकी टेबल पे रख देता हूँ। ये तो नाकाबिल यकीन और दुख की बात है। खरल साहब को पता है, खरल साहब जानते हैं कि मैं गलत बात नहीं कर रहा। नहीं, आप गलत बात नहीं करते, खबर आप गलत नहीं देते। खोखर बरादरान डिफरेंस हो सकता है, उन्होंने बेवाओं यतीमों के प्लॉटों पे कब्जे किए, शरीफ खानदान ने उनको बैक किया, बिल्कुल मैं इससे पीछे नहीं हटता। ब्रेक भी नहीं से उन्होंने काम खरल साहब, अब भी करप्शन हो रही है, पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको अगली बात भी बता रहा हूँ। उन्होंने जो स्टे लिया था, जिसपे हाई कोर्ट ने कहा था कि जो हुक्म इम्तनाई है उस वक्त तक आप फॉरम पे जाएं, उनको कहा जी। और इंतजामिया का एक्शन ना करें। अब वो फॉरम तो हो गया ख़त्म। वो सिविल जज जो है उसकी कॉम्पिटेंसी नहीं थी, वो चले गए। एडिशनल सेशन जज ने कहा कि आप तो ये केस सुन ही नहीं सकते थे। लिहाजा वो जो हुक्म इम्तनाई है वो ख़त्म हो गया। उसके बावजूद बिरयानी जो खिलाई गई वहाँ पे लोगों को जो गए थे गिराने, वो बिरयानी का इतना असर है कि अभी तक वो जुम्बश जो है ना उनका नशा नहीं उतरा, वो दोबारा किरने उधर नहीं गई। वो इंतजार कर रही हैं कि दोबारा हुक्म इम्तनाई अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत से को आए या इस तरह का हुक्म आ जाए, ठीक है, तो हमें कोई मजीद तहरक ना करना पड़े। ये तो कहती इमरान खान साहब जी ऑपोजिशन करप्ट है जी, इनके केसेस हैं। डॉक्टर आसिम को फिर और ज्यादा गले से लगाया, जरदारी साहब ने जिस पर हुआ हम देखते हैं पीपल्स पार्टी वो तो बुरे हैं। असद खोखर साहब, अब असद खोखर साहब के ऊपर तो कोई इल्जाम नहीं है। असद खोखर साहब के ऊपर तो यकीनन कोई, तो उनको अगर वजारत का कलमदान दे दिया जाएगा, अगर उनको वजारत का कलमदान दे दिया जाएगा, तो फिर अगर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है तो वो गलत तो नहीं होगा। हाँ, ये तो अब लाजवाब कर दिया आपने। वो मैंने खुद देखे FIR की, मैंने खुद कॉपियां देखी हैं। FIR तो बड़ी छोटी चीजें है ना। असद खोखर साहब ने DIG ऑपरेशन थे हैदर अशरफ, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट पड़े हैं। एंटी करप्शन के पास भी है, तहरीक इंसाफ से एंटी करप्शन के पास भी वो डॉक्यूमेंट पड़े हैं, वहां से भी मैंने देखे हैं, और नैब के पास भी डॉक्यूमेंट पड़े हैं, वहां से भी मैंने देखे हैं। दोनों की फाइलों में MP हैं जी। हाँ जी, MPA साहब जो है उनका अपना जो DHA में जो प्लाट था, उनको जो एग्जाम्पशन मिलनी होती है, आप अगर कोई जमीन देते हैं उसके बदले में, तो 3 मरले की कमर्शियल उनका नाम ऊपर लिखा हुआ है, DHA का डॉक्यूमेंट है, नैब और एंटी करप्शन की फाइलों में पड़े हुए हैं। हैदर अशरफ साहब के नाम 3 कनाल का मरले का कमर्शियल, वो करोड़ों में बनता है DHA में, और उनकी अहलिया जो है उनके नाम का असद खोखर ने अपने जो उनके नाम से उन्होंने दिया उनकी मिसेज को 3 मरले का कमर्शियल। अब इसके अलावा लंबे चौड़े इन्वेस्टमेंट है उनकी। देखिए इमरान तो खान ने कभी नहीं कहा, मुज़्फ़र साहब इतने समझदार है, उन्होंने कहा भी आप इमरान खान साहब से मिले, मैं बार बार आपको बनाता हूँ, वो हटा देते हैं, प्रोग्राम हो जाते हैं, रौला पड़ जाता है। तो लिहाजा अब उनकी मुलाकात भी हो गई है, जल्दी उनको कोई अच्छा कलमदान मिल जाएगा। मुज़्फ़र साहब तो पहले तैयार। अब इतराज इस चीज पर है कि देखिए इमरान खान साहब ने कहा था जी 3 महीने में ऊपर से करप्शन खत्म हो जाएगा। उनसे पूछा कि आपने कहा था 3 महीने में, और मुज़्फ़र साहब की फैमिली के मिनिस्टर का अगर सिर्फ मुज़्फ़र साहब की फैमिली के कवायफ और उनके असासों की तफसीलात निकाल दी जाए, निकाल ली जाए, तो मेरा ख्याल है कि नैब इंडिपेंडेंट एक इदारा पूरा से इदारा बनाना पड़ेगा। मुझे इतने माशाल्लाह उन्होंने छक्के मारे हैं, जो अभी सीख रहे हैं ना करप्शन के बारे में। यानी इसका मतलब है ऊपर भी करप्शन है। इमरान खान तो कहते हैं ना नीचे से भी खत्म नहीं हुई, ना ही इतनी जल्दी खत्म हो सकती है। वो कहते हैं तबदीली बहुत जल्दी नहीं आती, इनकलाब नहीं है ये, वो कोई खूनी इनकलाब नहीं है। नीचे तो करप्शन वो मानते हैं, आप कह रहे हैं कि ऊपर भी है, वो करोड़ों में खेल रहे हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सर अगली खबर पर जाना है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे चले जाएं, आपको पता चलेगा कि आज भी सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं और बड़े बड़े ताकतवर लोगों के नाम उसके, और जो बड़ी बड़ी यहाँ हाउसिंग सोसाइटी हैं, अभी अब एक सिटी का देख ले कर लिया हुआ है, यानी नैब की तारीफ हो गई है। LDA के अंदर जो अथॉरिटी बनी हुई है, अथॉरिटी में वो लोग हैं जो उन सोसाइटियों के मुलाजिम हैं, वो बोर्ड के मेंबर हैं, और उन सोसाइटियों की जो एक कनाल है, एक कनाल की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी कीमत थी 80 लाख, उस सारी को कमर्शियल कर दिया गया है, जो 80 लाख से 8 करोड़ रुपए कनाल चली गई है। अरबों रुपए का फायदा सारा प्रोग्राम गुजर जाएगा। इमरान खान साहब एक सड़क गुजारने के इशू पे आप 2 कमिश्नर बदल देते हैं, 2 DPO बदल देते हैं, पता नहीं डिप्टी कमिश्नर बदल जाता है, तो बाकी आप किस करप्शन की बात कर रहे हैं? चलें जी, यानी जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमें पढ़ाया जाता था उसकी तमाम तर जो अमली उसका जो उसके ऊपर हो रहा है, करप्शन थी उसकी और करप्शन है, इमरान खान साहब उसको नहीं रोक सके। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद को रोक सकेंगे इमरान खान साहब? ये तो करप्शन का तो मामला हो गया। तहरीक अदम एतमाद तो अपनी मौत खुद ही मर रही है। अपने पीपल्स पार्टी कह रही है, हिकमत अमली उनकी तैयार है, इत्तेहादी जो है उसके लिए अद्दी अक्सरियत उनके पास नहीं है। क्या उनके पास मेजोरिटी है? क्या वो अदम एतमाद कामयाब हो सकती है? नून लीग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, मौलाना फजल रहमान साहब उसके ऊपर तहज़ात कर रहे हैं, PDM के अंदर इत्तेफाक नहीं है। नहीं देखिए, तरीके अदम एतमाद के हवाले से तो PDM के अंदर इत्तेफाक नहीं है, आपस में ही वो एक पेज पे नहीं है। तो इमरान खान साहब को इसको थ्रेट क्या है? वो इसलिए नहीं है, इमरान खान साहब को अगर थ्रेट है तो मिस मैनेजमेंट से है,
बैड गवर्नेंस से है, नाहलों की जो टीम उन्होंने पाली हुई है, जो बड़े बड़े ओहदों पे लोग नलायक और नहले और निकम्मे लगाए हुए हैं, जो उनके इर्द और गिर्द खोटे सिक्के हैं। इमरान खान साहब अगर उनको पता नहीं है, अगर उनको पता नहीं है या पता है तो कौन बंदा, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करने जा रहे हैं। अगर ऐसी टीम के साथ, ऐसे खिलाड़ियों के साथ वो 2023 में मैदान में उतरेंगे तो मैं अभी उनकी दीवार के ऊपर लिखी है उनकी शिकस्त। ना डिलीवरी अभी हो रही है, महंगाई उसका कंट्रोल नहीं हो रहा, कार्टलाइजेशन। देखिए नून लीग और पीपल्स पार्टी कार्टेल के खिलाफ बात नहीं करते थे, वो नहीं करते थे कि हम माफिया को इबरत का निशान बना देंगे, वो नहीं कहते थे कि हम, वो तो खुद चीनी माफिया है, यानी जरदारी की शुगर मिल रहे हैं, शरीफ फैमिली की शुगर मिले, वो तो बेनिफिशरी हैं, वो तो खुद हुकूमतें हैं। मामला ये है, इमरान खान साहब ये कहते थे कि मैं कार्टलाइजेशन का खात्मा करूंगा। मैं कार्टलाइजेशन सबसे बड़ी सीमेंट के अंदर है, वो कार्टलाइजेशन है। फिर उसके बाद आ जाता है पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर, उसके अंदर कार्टलाइजेशन है। फिर आपका जो पेट्रोलियम सेक्टर है उसके अंदर, कामयाब किसान प्रोग्राम पावर सेक्टर के अंदर दिए जाएंगे। सर आप किसानों को खुशखबरी दे दें। बाबर साहब बात यह है कि ये बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं असद खरल साहब की, ये चीज आप जाएं तौसा में, डीजी खान में जाएं, वहां पे दीवारें, बंदे, दरख्त, वहां पे वो बोलेंगे, ठीक है, वो अल्लाह मान अल हफीज है, करप्शन की दास्तान आगे करना है सर इस पर बात। वहां पे ऐसी रिपोर्टें आपको मिलेंगी। इमरान खान साहब ने मास्टर, इमरान खान साहब तक वो नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जो पहुंचाने वाले हैं उनके काम करते हैं बुजदार साहब, वो फाइलें गायब हो जाती हैं वहां से, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स गायब हो जाती हैं, और जब तक वो मैनेज नहीं मामला हो जाते उस वक्त तक फाइल ओपन नहीं होती। इमरान खान साहब के पास जब रिपोर्ट पहुंचती है, उस रिपोर्ट का क्रियाक्रम हो चुका होता है, वो सारी चीजें उल्ट हो चुकी। प्रोग्राम का हिस्सा जो है उनके लिए हमने डेडिकेट किया हुआ है, आखिर में उन पर बात करेंगे। बाबर साहब देखिए, ये जो तहरीक अदम इत्तेमाद है, पीपल्स पार्टी, जो हमारे यहाँ सियासत है उसमें तो यह है 50-50 करोड़ रुपया मास्टर कार्ड नहीं खेल दिया उन्होंने, कमाल नहीं कर दिया कि जी 50-50 करोड़ रुपया हर मेंबर पार्लियामेंटेरियन को दे देंगे, मतलब मेंबर कौमी असेंबली, मेंबर सूबाई असेंबली को। ये कहते थे ब्राइब है, जब इनके ये जब इमरान खान साहब कहते थे ब्राइब है, अब ठीक है जी बाबर साहब, ये देखिए अब ये है, आप जो कह रहे थे ना गवर्नेंस बेहतर करें, वो करें, ये काम था जिस तरह के अदम इत्तेमाद जो है वो नाकाम होनी थी, और इसीलिए फिर वो अरकान असेंबली से मुलाकातें भी की। साहब देखें, आर्टिकल 95 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत तहरीक अदम इत्तेमाद लाई जाती है। उसमें अपोजिशन जो है उनको 20% मेंबर्स जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, और उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर वो जो है वो आपने वोटिंग होती है। अब ये 4 फरवरी को इजलास हो रहा है, अगर वो अप्रूवल दे देते कि जी नो कॉन्फिडेंस मूव की तरफ हमने जाना है, या बिलावल साहब वो गिद्दर सिंह ने बता देते कि उनके पास क्या गिद्दर सिंह है, तो जो अभी तक मैंगल की जो पार्टी है, बलूचिस्तान नेशनल पीपल पार्टी जो है, अगर उसको साथ मिला ले तो इनके पास तकरीबन 160 के करीब सीटें बन जाती हैं। ठीक है, 172 सीटें चाहिए जी, 12 का फ़र्क है, जिसमें काफली के भी 5 हैं, GDA है, और ये वो सारे हैं गवर्नमेंट, हाँ 12 बंदे चाहिए जी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि GDA या ये वो सारे इधर जाएंगे। तो हाँ, अगर PTI के अंदर कोई डिसग्रेंटेड ग्रुप है तो उसका मैं कुछ नहीं कहता। आगे बात कर लेते हैं। MPA साहब एक मिनट, दाऊद सुलेमानी उनका नाम है, उनका इशू और है, उस पर आते हैं। अच्छा, वो हमने पूरा पार्ट आगे रखा हुआ है। मुझे ये बताएं कि फिर अगर इतना खतरा नहीं था, आप भी कह रहे हैं, असद खरल साहब भी कह रहे हैं कि इमरान खान को कोई खतरा नहीं है ऑपोजिशन से, खतरा तो फिर ये वज़ीर आज़म ने अरकान असेंबली से मुलाकातें क्यों की हैं? 50 करोड़ रुपए कोई रिजेंटमेंट है, PTI शुक्र है उनको भी एहसास हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो अरकान असेंबली से मुलाकातें कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा इकदाम है, ये बहुत खुशाइंद बात है। अरकान असेंबली से मुलाकातें करने के बाद इमरान खान साहब को पता चलेगा कि हलकों के अंदर आवाम क्या कह रही है, आवाम की आवाज क्या है, लोग क्या कह रहे हैं हुकूमत के बारे में। पहले तो जिस तरीके से एक हिसार के अंदर वो बैठे थे और वो खुशामदियों का एक टोला था, नॉन इलेक्टेड लोगों के अंदर झुरमट के अंदर बैठे थे, अब जब वो इलाकों के लोगों से मिल रहे हैं और जब वो दौरे कर रहे हैं, साउथ पंजाब के अंदर गए, राजनपुर में गए और मुख्तलिफ अजला में गए हैं, जिस तरह शुमाली इलाका उधर गए हैं, वज़ीरिस्तान के अंदर गए हैं, तो इमरान खान साहब जो मुलाकातें कर रहे हैं उससे उनको ग्राउंड रियलिटी का पता चल रहा है, उनको ये पता, और ये ग्राउंड रियलिटी का अमली सबूत है। ये जो 50-50 करोड़ उन्होंने अनाउंस किया है, अब मैं ये देखें ना, पहले ये ब्राइब थी ना अब ब्राइब है। ब्राइब किस तरह होती है? 50 करोड़ रुपया पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड है ना, ये उनके 50 करोड़ उनको जाना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आवाम को, ये 50 करोड़ रुपया कभी भी किसी भी दौर में डायरेक्टली MPs MNs को कभी भी नहीं मिला, बिल्कुल ऐसे आम लोगों को फेवरेट दी जाती है। वो उसके बाद उनके अब क्या होता है,
ठेकेदारों को होता क्या है? सर वो एमएनए अब तो 50 करोड़ ये काम है। कमीशन मिलती है। बजायर तो ये डेवलपमेंट फंड है, लेकिन उसके अंदर 10% जो उनका इन्वेस्टर होगा उस एमपीए या एमएनए का जो सेंटर का, वो उसको 5 करोड़ रुपया उसको मिल जाएगा। 10% कमीशन जो है वो देगा एमपीए को या एमएनए को, जिसको देखिए, ठेका मिलेगा। डेवलपमेंट का एक आता है कि जनाब क्या ठेका जो है एमएनए एमपीए ने देना है, वो सुन लेना भाईजान, सारे जब आपको अप्रूवल होगी, जब इंतजामिया की आपको तरफ से फिर डीओ लेटर मिलता है कि ये जो स्कीमें हैं ये एमपीए या एमएनए या सेंटर की हैं, जी। वो लेटर लेके आता है। एग्जीक्यूशन एजेंसी वो कहता है कि मेरा ये पाक पीडब्ल्यूडी के जरिए हो, ये मेरा हेल्थ इंजीनियरिंग के जरिए हो, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जरिए हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाईवे के जरिए हो, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जरिए हो, या पाक पीडब्ल्यूडी के जरिए हो। वो ये बताता है कि एजेंसी एग्जीक्यूटिंग कौन सी होगी। उस एजेंसी जो है उसके रेट है फिक्स, सारी दुनिया को पता है। अब अगर पाक पीडब्ल्यू के अंदर वो स्कीम 5 करोड़ यानी किसी ने सड़क 50 बनानी है, करोड़ की सिविल लेके बनानी है, आएगा, गैस है, तो हॉस्पिटल 5 है, करोड़ रुपया उसको स्कूल है। पहले नेट कैश ऐसे लेटर देगा, 5 करोड़ रुपया जिस ठेकेदार को देगा, 5 करोड़ वो देगा, 10% ये फिक्स रेट चल रहा है। 5 करोड़ पाक पीडब्ल्यूडी उसको देगी, यानी 50 करोड़ 20% वो। उसके अलावा बाकी बाद में है, पेमेंट को दौरान ज्यादा रेट है। अच्छा, बाबर साहब, बैंक में ज्यादा है। पहुंचेगा क्या? की बात बता दूं। जी, जी, जी। ये जो 50 करोड़ रुपए का टेंडर पास होता है ना किसी भी इलाके में डेवलपमेंट का, जी, जी। उसमें से सिर्फ 30 करोड़ रुपया जो है या 25 करोड़ रुपया वो एग्जीक्यूट होता है। बाकी 25 करोड़ रुपया जो है ना वो मुख्तलिफ खातों में हर एक अपना हिस्सा है। फाइनेंस एसडीओ का लैदा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का लैदा है, अकाउंट ऑफिस का लैदा है। अच्छा, उसके अंदर जिस तो तरह ये रिस्पेक्टिव understood समझा जाता है इस एक्सीएन, नस्ल में। एसडीओ, ओवरसीयर, फिर ऊपर इस तरह अकाउंट ऑफिस, फिर उसके बाद मुतलका जो मिनिस्टर है, जो एमपी है जिसने ठेका दे, तो पूरी एक लंबी है, पूल के अलग पैसे होते हैं। क्या बगैर करें? नहीं, एक मिनट खलील साहब, बाबर साहब फिर क्या करें? इमरान खान साहब क्या इनको टक्कर इमरान दे खान सकते साहब थे? देखिए, एक ये माफिया को डेवलपमेंट कहते करना हैं। कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर अगर एमपीए एमएनए पैसे खाते हैं, पहले तो खाते रहे, अब अगर नहीं खाएंगे, यानी एक गैस की एक पाइपलाइन 2.25 अरब की लगी है ननकाना डिस्ट्रिक्ट में, मैं उसकी मिसाल देता हूँ। उसमें तकरीबन जो हेर से है कि 35 करोड़ रुपया नगद कैश दिया गया, और वो जनाब एक गाड़ी जो है उसको भर के वो पैसे कैश जो है इस्लामाबाद से लाया गया। जिस बंदे ने गाड़ी में रख के पैसे लाया, उसने आते ही शोर मचा दिया कि मुझे क्या मिला, उसको नई गाड़ी उन्होंने लेके दी। अच्छा, इस बाबर साहब, बात पे मैं ठीक है, शोर ना ठीक है, मचाएं। कर सकते हैं। वो अब गैस बाबर साहब, पाइपलाइन ब्रेक हो पड़ी है, जाएगी, पौने ब्रेक 2 से पहले, अरब सिर्फ रुपया खजाने से मेरे पास निकल 20 आया, सेकंड है। लेकिन उसके अंदर ठीक गैस है, का बाबर डोगर कनेक्शन साहब, नहीं हुआ। ठीक है, बाबर डोगर जिससे साहब, अरबों रुपए कंपनी को आ सकते हैं। अच्छा, ये क्या कदर करें? मचता है। बाबर साहब, डेवलपमेंट के हल नाम क्या पे। है? ये तकरीबन मेरे पास 30 सेकंड्स हैं। क्या हाल है कि इमरान खान साहब तरीके एतमाद आने देते, ये अरकान असम्बली को 50 करोड़ ना देते, तो आपके ख्याल है कि हुकूमत चला देखिए, लेते? ये तो अवाम को जाएगा पैसा, इससे तरक्याती काम होगा। इलेक्टेड लोगों पे जो है उसपे इन्हिसार करें। करते। इमरान खान साहब जो है अपने एमपीएस एमएनएस जो है उनसे राब्ते मजबूत रखें, उनकी बातें सुने। अगर वो ये आके चीखते हैं कि महंगाई है, करप्शन है, सारा कुछ है, ठीक है तो सर, ब्रेक का उसको वक्त है। सही करें। समझा चीजें जो किसी प्राइम मिनिस्टर को पसंद नहीं है। अच्छा जी, वो अपनी चले। तारीफें सुनना चाहता है, वो चलो, अपनी ब्रेक का चीजों वक्त है खिलाफ जी। कोई चीज ब्रेक नहीं ले सुनना लेते हैं, चाहता। ब्रेक ले लेते हैं। जस्टिस स्टार्ट शेख अजमत सईद साहब क्यों पसंद नहीं आ रहे नून लीग को, इस बारे में आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। ब्रॉडशीट के बारे में कहा जा रहा है जी, फ्रॉड शीट है, इसको नून लीग करार दे रही है। पीपल्स पार्टी को भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह शायद कुछ समझ आते हैं, लेकिन नून लीग जो है वो भी शेख अजमत सईद साहब के खिलाफ हो गई है। जबकि एक दौर था जब मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में समझा जाता कि जी वो खुद समझते थे कि शेख अजमत सईद से लायक कोई वकील है ही नहीं, जब वो वकालत करते थे, उस दौर की बात है। लेकिन फिर यही हुआ है कि एक दौर था, साकिब निसार साहब बड़े पसंद थे, उसके बाद वो पसंद नहीं आए, फिर खोसा साहब हों वो भी, यानी कोई भी बंदा सिवाय इफ्तिखार चौधरी साहब के। लेकिन खैर खैरल साहब, इफ्तिखार चौधरी साहब भी बाद में रिटायरमेंट के बाद वो भी नापसंदीदा हो गए। तो अब ये शेख अजमत सईद साहब के ऊपर कोई चार्ज नहीं, कोई करप्शन का नहीं, कोई ये नहीं कि इनकम्पिटेंट हैं, इस तरह का कोई नहीं। लेकिन फिर भी कि जी वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में क्यों है, एक शौकत खानम हॉस्पिटल के, जबकि अब वो एक सबको पता है एक फलाही इदारा है, तो उसके बाद कहाँ से कोई ऐसा आदमी लाएं जो पता नहीं कहीं गोशा नशीनी में ज़िंदगी गुजार रहा हो, या वो बात सही है कि मलिक अब्दुल क़य्यूम लाएं, इफ्तिखार चौधरी लाएं, वो रमदे को लेकर। बड़ी अहम बात, मामला ये नहीं है कि उनके ऊपर चार्जेस नहीं है, मामला ये है कि जिनके ऊपर चार्जेस है उनको पता है कि सारे खुरे उनके पास हैं, सारे उनके खुरे उनके पास हैं। आपके वालिद साहब भी जस्टिस रहे हैं और आप भी, चूंकि वकालत से भी आपका तल्लुक है, आप अगर उनको कभी मिले होंगे तो बहुत सारी दास्तानें आपको भी उन्होंने सुनाई होंगी। बहुत सारे उनके सीने में भी राज दफन है,
और ये आपको मैं जो अभी खौफनाक चीज़ आप बताने जा रहा हूँ और आवाम को और नाज़रीन को जिसलिए चीखें निकल रही हैं, वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है जिस वजह से नवाज शरीफ साहब की फैमिली की और जरदारी साहब की चीखें निकल रही है, वो सुन ले। वॉल्यूम 10 जो अभी नहीं, जो अभी TOR उन्होंने की है ना मंजूर, जी, उसके अंदर क्या है, कमीशन बाजी में, यानी सर बता कमीशन बाजी में ये काम करेगा। आज ब्रॉड शीट का जो कमीशन है, वो जो TOR उसकी काम करने के वाले से गवर्नमेंट ने मंजूरी जिसके दिए, सर्कुलेशन में समरी भिजवा दी गई अप्रूवल के लिए, वो ये है कि माजी में मसलत या सियासी समझौते, वो मुकम का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी NRO माजी में जो बारियां बन गई और पीपल्स पार्टी नून लीग की सुलह हो गई, केस सारे बंद हो गए। मुशर्रफ का NRO उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून दे दिया, लेकिन बाद में भी वो उसके ऊपर डिले मट्टी डाल गई क्योंकि नवाज जरदारी भाई भाई बन गए थे और सारे केस दफन हो गए थे। ठीक, माजी में मसलत या सियासी समझौते पर बंद केसेस का भी जायजा लिया जाएगा। आप ये देखें, अब जो ब्रॉड शीट के हवाले से जामिया तहकीकात करेगा कमीशन, अहम लोगों के वो केस, अब उसमें फिर वो जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली वो खोलेगा जिन्हें मिसालतन बंद कर दिया गया मुकमका के तहत। राव सिकंदर इकबाल, आफ्ताब अहमद शेरपाव जैसे बड़े बड़े नामों के केस खोले जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, सरे माल का केस खुलेगा, ये आप लिख लें, सरे माल का केस खुलने जा रहा है, स्विस अकाउंट का केस खुलने जा रहा है। आफ्ताब शेरपा को बेनजीर साहब ने जो सीक्रेट फंड के IB से पैसे दी, उसके सबूत मेरे पास है, वो केस खुलेगा। और IB को जो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, आदमी तमाज नाकाम बनाने के लिए पैसे निकाले गए, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनाने के लिए IB से पैसे निकाले गए, वो चीज़ें मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद हैं। वो चीज़ें IGI भी तो है, खैर अच्छा IGI जो अच्छा, अब उसके साथ वो तो बहुत ही उसके साथ साथ जो हुदैबिया इंजीनियरिंग, हुदैबिया पेपर, इत्तेफाक फाउंड्री के केस और 7-8 जो FIA की थी, ये केस बंद हुए। फिर नैब के अफसरों ने जानबूझ के उन केसेस के अंदर नवाज शरीफ साहब को फेवर की। फिर इस तरह जरदारी साहब और बेनजीर भुट्टो साहब के हवाले से केसों के अंदर जो उनको रियायतें दी गई, स्विस हुकूमत को खात दानिस्ता नहीं दिखा गया, उसमें ताखीर की गई ताकि पैसे इधर उधर हो जाए। ब्रॉड शीट की ऑलरेडी 200 बंदों की वो लिस्ट मौजूद है, लिहाजा ये मामला जो शुरू होगा, फिर उसमें शरीफ फैमिली की जायदादें, वो मनी लॉन्ड्रिंग के सारे केस, वो काजी जो फैमिली वाला पैसा, वो जो लोहा मंगाते थे और नेशनल बैंक की गारंटियां थी, उसके अंदर जाली फैसल बैंक से जो पैसे मंगवाए गए, ऑफशोर कंपनियां बीच में आई, सर जो 1998 में इन्होंने डॉलर जो चेंज करवाए, अच्छा बंद कर दिए। उसके आगे जापान से पैसा मिला हमें 11 अरब रुपया जापान से प्राइमरी एजुकेशन के लिए, वो खुर्द-बुर्द हो गया। उसके बाद कर्ज उतारो मुल्क सवारों के वाले से जो पैसा था वो किधर गया, आज तक किसी को पता ही नहीं है। पर्सनल अकाउंट में नवाज शरीफ के पैसे जमा होते थे। मैं तो मामला ये बहुत सारा पंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। ख्याल है कि खैर साहब ये नहीं समझ साहब, जो खैर साहब मेरा जाती ख्याल है कि TOR जो है वो बड़े क्लियर है जी। सरे महल है, हदैबिया पेपर मिल है और ब्रॉड शीट के अंदर जो एलिगेशन लगाए गए हैं जिसमें मेनली एवनफील्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसी से बनी। अच्छा, उसमें जो सबसे अहम है वो 2 केसेस हैं, चलें बाकी तो चल रहे हैं अभी कोर्ट में। 2 केसेस हैं जो बड़े केसेस थे जिनको बंद कर दिया गया, उनमें एक हुदैबिया है और दूसरा सरे महल है। ठीक है, सरे महल को किस तरह से बंद किया गया, क्या हुआ, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने क्या रोल प्ले किया, उसके चीफ जस्टिस ने क्या रोल प्ले किया, इस पे जैसे अजमेर सही जो है वो क्या प्रेशर थे, कौन से NRO थे जिसके तहत सरे महल जो था वो सारा वो उड़ गया। ठीक, दूसरा हुदैबिया पेपर मिल था जिसमें सागदार जो थे वो एनी शाहिद थे, उनकी 165 की स्टेटमेंट है, उन्होंने बताया कि किस तरह से शरीफ खानदान जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर पैसे भिजवाता रहा। इस केस में सबसे अहम चीज़ जो है ना खलील साहब, वो ये है कि इसमें शरीफ खानदान सारा इसी केस में ही है। इस केस में नवाज शरीफ, इस केस में शहबाज शरीफ, इस केस में मरियम नवाज, इस केस में हसन नवाज, इसमें अब्बास मरहूम शरीफ, उसके बाद इसमें जो है वो हमजा शहबाज और इनकी वालदा शमीम अख्तर, ये सारा शरीफ खानदान, जिनमें कुछ लोग जिनकी डेथ हो गई हैं और कुछ जो जी रहे हैं, जिनमें मरियम नवाज खुद भी शामिल है, इनके थ्रू जो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, ये सारे इसमें, यानी मेन जो तरीका वारदात था इस खानदान का रहा है वो सारा इसमें। अच्छा, इसमें ये केस कई दफ़ा बंद हुआ, कई दफ़ा खुला। मुशर्रफ 2000 में ये केस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, 2002 में इस पे प्रॉपर इसमें नए नाम डाले गए, 2003 में एग्रीमेंट चीफ फैमिली के साथ हो गया, उसके बाद दोबारा रीओपन हुआ, उसके बाद दोबारा चला,
उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच जो था, जस्टिस शमीम अख्तर जो थे, उन्होंने इसको दोबारा इसकी इन्वेस्टिगेशन बंद करवा दी, बंद करने के ऑर्डर दे दिए। रेफरी जज ने हुदैबिया के ये होता है कि 2 जजेस ने आपस में टाई और तीसरा जज जो था जैसे फर्क, जिनका अपना भी ऑफशोर कंपनियों के अंदर नाम आ गया था, उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं खुल सकता। अब फिर रिटायरमेंट। अच्छा, उसके बाद एक मैं रात को 4-5 हज़ार डॉक्यूमेंट्स का मुताला कर रहा था, इसमें हुदैबिया वाले सारे जो उसमें किस तरह खुला किस तरह बंद हुआ बार बार। 2014 में ये फैसला है, 2017 तक कमरजमान चौधरी साहब चेयरमैन नैब थे, ये केस आगे लेके जाया ही नहीं गया। अल्टीमेटली चेयरमैन नून लीग का दौर था, चेयरमैन नैब चेंज हुए, नए चेयरमैन नैब आए 2018 में दोबारा। हालांकि पनामा केस के अंदर ये कहा गया रिकमेंडेशन के हुदैबिया पेपर जो है उसके ऊपर नैब जो है इन्वेस्टिगेशन करे, ये बकायदा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर ये बात, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नैब को डायरेक्शन दी और जेएटी की रिकमेंडेशन भी थी। काजी फैसल साहब के पास गया था। फिर उसके बाद ये 98 मार्च 98 और नवंबर 99 का मैं क्वींस बेंच लंदन का भी फैसला पढ़ रहा था और उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने बकायदा अल तौफीक कंपनी जो है उसको इवन फील्ड के जो 16 नंबर जो है फ्लैट, उसके तहत बकायदा रकम जो अमाउंट है वो दी गई, वो प्लेज किया गया। लंदन हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है क्वींस बेंच का, और अल तौफीक कंपनी ने वो केस किया था उनको वहां पे उसने कॉन्फिस्केट करने के लिए, उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब की पेमेंट है 99 में, ये कह रहे हैं 2016 में हमने खरीदे थे कतरियों से। तो मामला बहुत सारे, और फिर मैं हाई कोर्ट का वो फैसला भी पढ़ रहा था जिसमें ये क्वैश करने के लिए कि एफआईआर जो है ये क्वैश 13 नंबर एफआईआर थी, 4 नंबर थी, 3 नंबर थी, ये 94 के अंदर है, 93 के अंदर है, 90 एफआईए का एसआईयू इस्लामाबाद था, फिर इसमें नैब में चले गए। ये बड़ा मेरी जो मुझे समझ आ रही है ना, इसमें बेसिकली इस चीज पे फोकस रखा जाएगा ये बड़े बड़े मेगा करप्शन केसेस, जिसमें हुदैबिया जिसको कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल करप्शन, इस तरह के जो केसेस हैं उसमें जो ताकतवर लोग हैं वो किस तरह से किन हरबों के जरिए से अपना इन्फ्लुएंस, और इसमें सबसे जो अहम बात है टेक्निकल ग्राउंड्स पर इस वो केस है व्हाइट कलर क्राइम का, ऐसे केसेस को बंद करवा लेते हैं। इसमें ये व्हाइट कलर क्राइम का वो केस है जिसमें डॉट टू डॉट मौजूद है, एक एक चीज, एक एक एविडेंस जो टाइम बार्ड हो चुका है ना, अगर आप कहेंगे निकाल में पूरा बंद हो गया केस, मसला तो ये है आइंदा के लिए हो सकता है कि क्या आइंदा के लिए ये होगा पूरा नेक्सिस है। एक चीज जो है वो मनी ट्रेल पूरी मुकम्मल है। जो चीज एस्टैब्लिश की जाएगी वो ये है कि जैसे जरदारी साहब हैं या नवाज शरीफ साहब हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी करप्शन के केसेस जिनमें बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस थे, किस तरह से एनआरओ के जरिए से या टेक्निकल ग्राउंड्स पर या अपने इन्फ्लुएंस के जरिए से उन्होंने इन केसेस को बंद करवा लिया। सर एक चीज अर्ज करना चाहता हूं, बहुत छोटे थे जब हम, तो हम ये सुनते थे आपसे कई दहाइयां पहले, ठीक है कई दहाइयां पहले हम सुनते थे कि जी फलां बंदा उसमें अचानक दौलत आ गई है तो उनके घर जाने से भी परहेज करें कि पता नहीं कैसे पैसे आ गए हैं करप्शन के नाम, यानी इस तरह खौफ होता था कि हराम का लुकमान अंदर चला जाए। लेकिन जब हमारे यहाँ ये सियासत 80 की दिहाई के बाद ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद ये हमारा मॉरल एक कोलैप्स आ गया पॉलिटिक्स में भी और पूरी सोसाइटी में, कि बस दौलत होनी चाहिए जैसे मर्जी आ रही हो, और इन सियासतदानों की वजह से ये हुआ। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या हो रहा है उस्मान बुज़दार साहब की वजह से, किस तरह फिर इमरान खान साहब मुश्किल में आ सकते हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब से नून लीग के MPs मुलाकातें कर रहे हैं और ताज़ा मुलाकात की है जी काशिफ महमूद साहब ने, और ये नून लीग के MP हैं और इन्होंने भी एतमाद का इजहार किया बुज़दार साहब की क़यादत पर। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी रुकन सूबाई असम्बली रईस नबील अहमद ने भी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार इजहार एतमाद किया कि बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हल्कों के लिए फंड्स के लिए बात हुई है, डेवलपमेंट के लिए बात हुई है। इससे पहले नून लीग के लोग भी मिल चुके हैं, लेकिन एक मसला है कि अपने कुछ हैं ऐसे जो नाराज़ हैं। बाबर डोगर साहब, ये अच्छा है या बुरा है? क्योंकि परवेज़ इलाही साहब को अलग टास्क दिया गया है कि सेनेट को उन्होंने मैनेज करना है, पीपल्स पार्टी ने अपनी तैयारी कर ली हुई है, तो बुज़दार साहब अच्छा कर रहे हैं, मिल रहे हैं नून लीग के लोगों से, और इससे हो सकता है कि 4-5 अगर लोग भी हैं, 5 तो हैं ही हैं, तो अगर 1-2 और मिल जाते हैं तो एक सीट यहाँ से सेनेट की निकल सकती है, एक एक्स्ट्रा सीट तहरीक इंसाफ के लिए।
देखें बिल्कुल अगर नून लीग में वो अच्छा खासा डेंट डालने में कामयाब हो जाते हैं तो वो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा तो पीछे ही होगा। जहाँ तक बात ये है कि वो उस्मान शायद उनके एक हैं जो उनके ख़िलाफ़ उन्होंने एक फॉर ब्लॉक बनाया हुआ है। उसामा साहब ये कोई फॉर ब्लॉक नहीं है, वो उस्मान साहब जो हैं वो उनके साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में है, ये साथ ही नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, एक साथ मिली हुई हैं। उनका इख्तिलाफ ये है कि उस्मान बुज़दार साहब ने उनके हल्के में भी जितने तरक्याती काम करवाए हैं वो सारे उसका इफ्तिताह उस्मान बुज़दार साहब खुद जाके करते हैं, उनको वो लूप में नहीं लेते, और उनके भाई जो हैं वो उनके हल्के में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं। ये जो तहरीक इंसाफ के एमपी नाराज हैं, जो ख्वाजा दाऊद सुलेमानी, हाँ ख्वाजा दाऊद सुलेमानी, सॉरी, ठीक है, उनका बेसिक जो उनका मसला है वो ये है कि उस्मान बुज़दार जो है उनके हल्के में इंटरफेयर करते हैं, और उनको ये डर है कि अगले इंतखाबात में उनको शायद टिकट ना मिले, और ये जो टिकट है ये उस्मान बुज़दार साहब अपने भाई को दिलवा दें या अपने किसी दूसरे जानने वाले को दिलवा दें, तो उस्मान बुज़दार के साथ उनके ज़ाती ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अच्छा, ये इशू है, और इसके अलावा कोई और इशू नहीं है। जहाँ तक बात है एसेसिबल होने की, उस्मान बुज़दार एसेसिबल तो हैं, MPs को एसेसिबल है, MNAs को एसेसिबल है। अगर आप शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज का स्टाइल देख लें वो तो आज भी एसेसिबल नहीं है, आज भी MPs और MNAs जो हैं इस हालत में भी। मगर मुझे ये भी पता है कि जब हमजा शहबाज जब पेरोल पे पंजाब असम्बली जाया करते हैं आजकल भी, तो उनको मिलने के लिए लोग उनके PSO से रब्ते करते हैं, 5-5, 6-6 दिन पहले पर्चियाँ देखिए बुकिंग होती है। ये नहीं है कि वो जा रहे हैं तो कोई भी अरकान असम्बली जो है वो आके उनसे मिल सकता है, वो अभी भी इस तरह से लोगों से मिलते नहीं हैं। तो उस्मान बुज़दार उससे तो बिल्कुल बरक्स हैं, और जो कुछ उनके पास है उस हवाले से वो कहते हैं कि गंजी खाएगी क्या, छोड़ेगी क्या, कि 650 अरब का जो बजट था वो शहबाज शरीफ का था, अब वो बजट स्क्वीज करके 200 अरब कर दिया गया। उस 200 अरब में से जो रिलीज़ हुआ है वो मेरा ख्याल है कि वो कोई 50 अरब भी नहीं है अभी तक जो रिलीज किया गया। 6 महीने गुजर गए हैं। हाँ, अपनी हैसियत में तो एक बंदे के पास डेवलपमेंट के लिए है, वो टेक्निकल गेम क्या डाली हुकूमत ने, क्या किया नून लीग ने, कि जो डोगर साहब समझते हैं कि जो ऑन गोइंग स्कीम है ना उसमें 50 लाख की या 5 करोड़ की स्कीम है, 5 लाख शामिल कर दिया, स्कीम चला दी। अब वो जब भी अगली हुकूमत आएगी वो मेजर, अब तख्ती तो उनकी लग गई लेकिन पैसे अगली हुकूमत ने देने, ये इन्होंने वारदात डाली। अच्छा, तो लाजा वो बैकलॉग क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा, सेनेट इलेक्शन अब इस वक्त बड़ा मौजू है, तो खैल साहब ये जो नून लीग के लोग मिल रहे हैं, तो क्या अब हुकूमत कोशिश कर रही है कि आईनी तरमीम लेकर आए, तो हो सकता है नून लीग उसमें साथ दे दे कि भाई हमारे भी MPs, वरना सीक्रेट बैलेटिंग में तो वोट दे देंगे तहरीक इंसाफ को। देखिए मामला ये है कि एक तो जो उस्मान बुज़दार साहब काशिफ महमूद हैं, भावन नगर से उनका तल्लक है, नून लीग के रुकन है, उनसे वो मिले हैं। फिर जिस तरह आपने बताया कि नबील अहमद की आपने बताया पीपल्स पार्टी के रुकन है, PP 265 से उनकी मुलाकात हुई है बुज़दार साहब से, उन्होंने उनके ऊपर जनाब बड़ा एतमाद का इज़हार किया है। फिर निशात डाह साहब जो हैं वो उनसे मिले हैं नून लीग के। फिर पंजाब असम्बली की एक रुकन असम्बली है अज़हर अब्बास चांडिया, वो उनसे मिले हैं। अब मामला ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग उनसे मिल रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब। उस्मान बुज़दार साहब ये बार बार बावर कराने की कोशिश करते हैं वज़ीर आज़म साहब को कि अगर जोड़ तोड़ का मामला होगा तो आप चौधरी परवेज़ लाई या गवर्नर सरवर की बजाय या जहांगीर तरीन की दोबारा खिदमत लेने की बजाय मैं हाज़िर हूँ। अच्छा, मैं इस हवाले से काम कर सकता हूँ। तो बुज़दार साहब इस हवाले से आपको एक्टिव नज़र आते हैं। ये जो मुलाकातें वो कर रहे हैं उनका मकसद यही है, और सेनेट का इलेक्शन है वो भी चाहते हैं कि मैं भी इमरान खान साहब को कुछ सरप्राइज़ दूँ, ताकि नून लीग के अंदर से एक सीट अगर माइनस हो जाती है या 2 सीटें माइनस हो जाती हैं तो यकीनन उसका क्रेडिट जो है बुज़दार साहब लेने की कोशिश करेंगे, जिस तरह पहले जहांगीर तरीन साहब लेते थे, और वो तो ओपनली साहब को पता होता था, जिस तरह जहाज बार बार के वो ले जा रहे होते थे। तो अब सेनेट के जो हवाले से जो आपने कहा, एक तो 2 आज एक अच्छे काम मुझे हुए हैं, शिबली फराज साहब और बाबर अवान साहब जो है उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो अरबों डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं, जो हमसे ज़्यादा मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, उनको इलेक्शन लड़ने का राइट दिया जा रहा है। ये गवर्नमेंट की जानिब से अमेंडमेंट जो है लाई जा रही है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं जो भी डुअल नेशनल है। हाँ, अगर वो जब इलेक्शन में कामयाब हो जाएंगे तो उस वक्त अपनी वो नेशनलिटी जो है वो छोड़नी पड़ेगी, और अगर वो कामयाब होते हैं तो उनके पास ऑप्शन होगी कि अगर वो नेशनलिटी अपनी छोड़ते हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इलेक्शन
पे नेशनलिटी भी छोड़ दे और बाद में इधर जनाब बेरोजगार होकर बैठ जाए, वो इलेक्शन भी हार जाए, तो वो इधर का रहा ना उधर का, तो ये अच्छी बात है। एक तो ये है। दूसरा जो उन्होंने शिबली फराज साहब ने बात की थी, मैं वही कह रहा था कि ये एक्सपोज करना चाहती है, पीटीआई चाहती है कि इनको एक्सपोज किया जाए, पीएमएलएन को, जेयूआई को, पीपल्स पार्टी को, कि ये हाथी के दांत खाने के, और कि इनको पूरी तरह मुझे एक बात असेंबली के अंदर ये जो ये ओपन जो बैलेट कामा होल्डर्स है ये भी इलेक्शन लड़ सकते हैं डुअल नेशनलिटी के हवाले से। सर वो बिल्कुल प्रॉपर नेशनल नहीं होंगे, लेकिन वो तो पहले आपके वजीर आजम रहे हैं कामा होल्डर, आप कहते हैं इलेक्शन लड़ सकते हैं। आपके वजीर दाखिला कामा होल्डर, आपके वजीर खारजा कामा होल्डर, आपके वजीर एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपके डिफेंस मिनिस्टर, आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जी जी जी, ये जो सेनेट के इलेक्शंस होंगे, नून लीग में जो सबसे बड़ा डेंट पड़ेगा ना नून लीग को, वो ख़वातीन हैं जो सारा दिन मरियम के पीछे, साथ साथ एमपीएस जो ख़वातीन हैं जो रिजर्व सीटों पे आई हैं, जो मरियम नवाज के पीछे सारा दिन फिरती रहती हैं, जो आपको शहबाज शरीफ जब वो नैब में जाते हैं तो वहाँ बाहर खड़ी नज़र आती हैं, जो मरियम कहीं बाहर निकलती है तो उनके साथ खड़ी नज़र आती हैं, जो नून लीग की जो बड़ी लीडरशिप उसके आगे पीछे जो हर टाइम दौड़ती फिरती हैं, ये सारी ख़वातीन जो है ना, ये आप देखिएगा अल्टीमेटली या ये पार्टी को काफ लीग को वोट डालेंगी, अच्छा, या फिर ये पीटीआई को वोट डालेंगी। ये मैं आपको आज खबर दे रहा हूँ कि मेजॉरिटी इन ख़वातीन की नून लीग के साथ लॉयल है, लेकिन वोट वो किसी और को ही डालेंगी। उससे उनको क्या मिलेगा? तो अब अगर वो जो आगे पीछे मरियम साहब फिरती हैं, डोगर साहब, अगर वो भी इनके साथ लायल नहीं है तो फिर 4 में से मेरे ख्याल 2 सीटें भी ले जाए तो बड़ी बात है। ये बिल्कुल इसमें एक्टिव है, ये प्रिविलेज स्पीकर है, वो रोज इनसे मिलते हैं, उनको पता है कि उनको पता है कि इनसे वोट कैसे लिया जा सकता है। ये तो चौधरी साहब का, ये इमरान खान साहब को इस खूबी का तो उनको पता चल गया, इसीलिए फिर इमरान खान साहब ने उनको बड़ा अच्छा फिर टास्क दिया है परवेज इलाही साहब। वो सारी साथियों के साथी हैं, वो अलाइज है, और वो मेरा नहीं ख्याल कि अगर इमरान खान साहब ने उनको ये उनके ऊपर इत्मीनान किया है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे पता है कि कितनी ख्वातीन हैं, कौन कौन सी हैं जो कि नून लीग के सेनेटर को वोट नहीं डालते। एक दो ये तो फिर पीटीआई का नुकसान है। अगर ये सेनेट वाली तरमीम आ जाती है कि शो ऑफ हैंड से होगा, ऊपर बैलेटिंग होगी, बताकर होगी कि जी मैं इसको वोट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो फिर तो ये तो देखिए तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाएगी ये बात। दो खवातीन को तो चाहिए फिर साथ आ जाए। उसामा साहब, एक दो खवातीन को तो मैंने भी चौधरी साहब के चैम्बर में देखा था, उनके नून लीग से उनका तल्लुक था, लेकिन चौधरी स्पीकर तो चले इस पास आई, उनके काम शाम छोटे मोटे थे, वो लेके आई थी। चौधरी साहब ने कहा कि जो कुछ अपने तौर पर कर सकते थे। तो मामला ये डोगर साहब जो बात कर रहे हैं, ये ठीक है कि चौधरी साहब जो है उनका इन्फ्लुएंस है, और वो लोगों का उनके वज़ादारी अपना एक तरीका सियासत है, तर्ज सियासत है। तो सर तरमीम हो जाएगी सर, ये तो जो आप बातें बता रहे हैं ये तो फिर तरमीम नहीं होगी तो कम से कम ये कौम के सामने चेहरे तो आएंगे ना लोगों के, लेकिन फायदा तो फिर तहरीक इंसाफ उठा जाएगी। परवेज इलाही साहब अगर इस तरह काम जिस तरह कर रहे हैं तो वो तो यहाँ से शायद ज़्यादा सीटें ले रहे हैं सेनेट की तहरीक इंसाफ को। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।